वेलकम बैक नाज़रीन इस्तिस्ना जे हवाले से जस्टिस रिटायर्ड वजीदुद्दीन अहमद साहब के तव्हां गौर सां ॿुधो हूंदो ऐं काफ़ी ॻाल्हियूं तव्हांखे अॼु बि क्लियर थी वियूं हूंदियूं। हाणे जेको टियों वॾो मसइलो आहे जंहिंजे पोयां पूरी क़ौम खे लॻायो वियो आहे, बज़ाहिर उहो सचा या कूड़ा उनजो फ़ैसिलो त ईंदड़ वक़्तु कंदो। क़ौम जा ॿिया बि कई मामला आहिनि, पर जस्टिस साहब सां हाणे मेमो जे हवाले सां पुछंदासीं ऐं असांजो जेको आख़िरी पार्ट बचंदो उन में जस्टिस साहब जी पार्टी सां जेके रिलेटेड सवाल आहिनि उहे पुछंदासीं। जैसे साहब अब मेमो पे हमने कल भी गुफ्तगू की थी, फ़ोन पे बड़ी शॉर्ट गुफ्तगू थी, मैंने कहा आप आएंगे तो एक डिटेल गुफ्तगू होगी। ये इस वक्त तक जितनी भी मेमो की कार्रवाई हुई है और मैं समझता हूँ हम मीडिया वालों ने जितना इस मसले पे बात की है ताकि कौम के असल मसाइल कुछ और भी हैं, रोटी कपड़ा मकान भूख बेरोज़गारी और भी हैं, लेकिन इस पे जो इतना अब तक जो हुआ है कि जी बार बार हम टाइम दे देते हैं मंसूर एजाज साहब को और वो आते नहीं हैं, तो अब आप इस पे क्या कहेंगे कि आगे 9 फरवरी की डेट दी गई है और अगर वो फिर भी नहीं आते तो फिर क्या एक माहौल बनेगा, क्या हालात होंगे? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मंसूर एजाज साहब को तन्हा मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की बातें होती रहीं कि साहब वो अगर आएंगे तो उनको ECA पर डाल दिया जाएगा, वो अगर आएंगे तो उनको पार्लियामेंट्री कमीशन के सामने भी पेश होना पड़ेगा, और अगर वो यहाँ आएंगे तो उनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हो सकती है, बहुत सी इस तरह की बातें होती रही हैं। तो एक आदमी जो सिर्फ़ एक गवाह है, जो न मुद्दई है न मुद्दा अलैह है, न पिटिशनर है न एक्यूज़्ड है, तो वो जब इस तरह की बातें सुनेगा, वो पाकिस्तान का शहरी भी नहीं है, उसको पाकिस्तान की बहबूद से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेहिसाब बातें वो करता रहा है, तो उसको तो आपने एक हैंडल दे दिया कि वो ये कह सके कि जी मैं नहीं आ रहा हूँ। तो अब जबकि मामला दोबारा कमीशन के सामने पेश हुआ है, तो उन्होंने इन तमाम मामलात को फोरस्टॉल करने की कोशिश की है और उन्होंने उस तरह की सिक्योरिटी उसको देने के मुतालिक कहा है कि जो उसका हक बनता है। देखें, दुनिया भर में विटनेसेस की प्रोटेक्शन को मुकदमात में अव्वलीन अहमियत हासिल है, क्योंकि अगर तो गवाह जो हैं उनको प्रोटेक्शन ना हो, वो अपने आप को महफूज महसूस ना करें, तो फिर कैसे गवाही देंगे, मुकदमात का फैसला कैसे होगा? लेकिन वो हिफाजत तो कोर्ट ने भी कह दिया कि जी इनको प्रोटेक्शन दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए। अब किसी को ऑन डिमांड तो सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। अदालत ने पहले भी कहा था, लेकिन उस तरह की सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जिस तरह की सिक्योरिटी जो है वो इस तरह के मामले में होनी चाहिए। देखें, पाकिस्तानी सिक्योरिटी क्या है? पाकिस्तानी सिक्योरिटी की हालत तो ये है कि जरदारी साहब के वालिद मरहूम एक इस्लामाबाद की हॉस्पिटल में 1 महीने से ज़्यादा ज़ेर इलाज रहे और उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी हासिल होने के बावजूद जरदारी साहब अपने वालिद की इयादत के लिए उस ज़माने में नहीं जा सके। ये पाकिस्तान का लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। सही। तो अगर इन हालात में वो ये कहता है कि जी मेरी जो सिक्योरिटी है उसको ज़रा फ़ौज के ज़रिए से मज़ीद ऑगमेंट कर दिया जाए, मज़ीद स्ट्रेंथन कर दिया जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दीगर बातें FIR रजिस्टर हो जाए, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर बंदा चला जाए, पार्लियामेंट्री कमेटी में ज़बरदस्ती पेश कर दिया जाए, तो ये बातें भी जो हैं इनके मुतालिक भी देखें। मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूं कि कल ही मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के ऊपर इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। उन्होंने कहा, जैसा आप ये बताइए कि कोई शख्स जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, जो अपने पासपोर्ट के ऊपर आपके मुल्क में आया है, क्या आप उसको एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर डाल सकते हैं? सही। मैंने उसके रूल्स नहीं देखे हैं, तो मैंने कहा कि देखें, मैंने इस मामले को क्लोजली एग्जामिन नहीं किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा अगला सवाल भी यही था, लेकिन आपने खुद ही जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर तो कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में आके कोई क्राइम कर दे, कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे और उसकी ट्रायल यहाँ शुरू होने वाली हो, तो उसके लिए प्रोविज़न तो होना चाहिए। उसके लिए क्या प्रोविज़न होगा? उसको अरेस्ट तो किया जा सकता है, उसको एग्जिट, अगर उसको बेल दे दी जाए
तो उसको फिर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये प्रोविजन होगा, तो मैंने इस तरीके से उसका जवाब दिया। ठीक, लेकिन सर जो मतलब आपने कहा ना कि सिक्योरिटी और ये सारे जो मामलात हैं, कोर्ट के तो ऑर्डर्स थे कि जी सिक्योरिटी दी जाएगी, वो कह रहे हैं कि जी फौज जो है वो मुझे सिक्योर करे, और यहाँ से वजारत दाखिला भी। कोर्ट के ऑर्डर में यही था कि जो नॉर्मल सिक्योरिटी है उसके फुल प्रूफ सिक्योरिटी की बात नहीं, उसके अलावा फौज की सिक्योरिटी का अलग तस्करा था। वो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के नाम से उन्होंने तस्करा उसका किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि जी हम एक फौजी अफसर दे देंगे। अब फौजी अफसर देना एक चीज़ होती है और फौज का एक ग्रुप देना, एक चंद लोग फौज के देना, वो दूसरी चीज होती है। तो उस तरह की सिक्योरिटी जैसे कि कमीशन ने कहा, लेकिन आगे सवाल ये था कि इस पूरे मामले में फौज भी खामोश रही है सर, जिन्होंने कहा कि मेमो एग्जिस्ट करता है, मेमो हकीकत है, DGISI गए, वो कुछ प्रूफ्स भी ले आए थे, लेकिन फिर जब ये सारी बातें आ रही थी तो तब फौज को डोंट यू थिंक अपना एक रोल प्ले करना चाहिए था? देखें, फौज इस वक्त एक बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन में है, क्योंकि इस मेमो का इम्पैक्ट डायरेक्टली जो फौज की टॉप ब्रास है उसके ऊपर जा रहा था। यानी अगर आप मेमो को देखें तो उसका मकसद और मफहूम ये नज़र आता है कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं फौज के, उनको सबको फारिग कर दिया जाए। जो आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए। तो ये बातें क्योंकि आई हैं तो फौज तो इस सारे मामले में एक फरीक बन जाती है कि जो बड़े बड़े अब फौज के अफसरान हैं, अगर उनको निकालने का मसला जो है वो सामने आ रहा था, तो जाहिर है कि फौज की पोजीशन एक डेलिकेट पोजीशन है और इसमें उनको जो भी रोल अदा करना है वो बहुत एहतियात से अदा कर रहे हैं, उनको करना भी ये चाहिए। लेकिन जस्टिस साहब, मामला सिर्फ फौज का नहीं था ना, हमने तो इसको कहा कि जी कौमी सलामती का मामला है ना, तो कौमी सलामती पे जब भी कोई आंच आती है तो सबसे पहले अवाम फौज की तरफ ही देखते हैं। तो फिर डोंट यू थिंक कि इस हालात में जब मंसूर एजाज का ये सारी खबरें आ गई, जी वीज़ा भी मिल गया, वो आना भी चाह रहा है, उसको फौजी सिक्योरिटी चाहिए, तो इसमें फ़ौज को थोड़ा सा मुतहरिक तो होना चाहिए था ना, एज एन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। तो फ़ौज की खामोशी कुछ समझ में आ रही है आपको? आ रही है समझ में। देखें ना, जब सूरत हाल ये हो कि प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहें कि हम स्टेट विद इन स्टेट बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उनका क्लियर रेफरेंस जो है वो ISI और पाकिस्तानी अफवाज की तरफ हो। प्राइम मिनिस्टर जब ये कहें कि इन्होंने जवाबात जो दाखिल किए हैं वो रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक नहीं हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जहाँ इस तरह के हालात हों तो फिर फौज को भी ज़रा सी एहतियात। बाद में उन्होंने कह दिया ना, मैंने तो डिफेंस सेक्रेटरी के हवाले से कहा था, मैंने फौज के हवाले से। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़ौज अगर परस्पिकुअस हो गई है तो उसकी वजूहात हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं। अगर मैं डायरेक्टली आपसे ये पूछूं, कहीं उसकी वजूहात ये तो नहीं कि अगर ये हो गया तो हो गया, अब इससे आगे नहीं बढ़ना है और इस मामले को आगे नहीं खुरेदना है? तो फिर ये एक मीडिया में व्यू आ रहा है कि जी कुछ मुकाव हो गया है, अंदर कोई सेटलमेंट हो गया है और मामलात जिस और आज वज़ीर आज़म साहब ने अपने बयान को वापस भी ले लिया कि साहब ये मीडिया में चमगोइयाँ हो रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि रिकन्सिलिएशन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में जो मामलात जैसे आपने फरमाया कौमी सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको पसे पूछ नहीं डालना चाहिए। ठीक, अब तो मतलब ठीक है, अल्लाह ना करेगा ऐसा हो और मंसूर एजाज साहब अगर आते हैं तो वो 100 बार आए, उनको कोई ऐसा थ्रेट ना हो। लेकिन अगर इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो नहीं आया, फिर एक जो मतलब एक गवाह जो मेन विटनेस है वो नहीं आता, तो अमूमन फैसला जो है वो दूसरा जो बंदा है उसके हक में जाना चाहिए या उसके हक में जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है किसी भी मुकदमे में सिर्फ कोई एक शहादत नहीं होती है। लेकिन मेन विटनेस तो वो है ना सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल मेन विटनेस है, लेकिन एविडेंस कई शक्ल की होती, कई नौइयत की होती है। एक ओरल एविडेंस होती है जो बंदा खुद आकर के गवाही देता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। तो इस केस के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मौजूद है, खुद फौज ने भी इन्वेस्टिगेशन की है।
मंसूर एजाज ने भी जो जवाब लिखा है उसके साथ में एक अच्छा खासा पलंदा है वो, उसके साथ में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और फिर दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर वो किसी माकूल वजह से नहीं आता या किसी वजह से भी नहीं आता है तो कई ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। उसमें सबसे सिंपल ऑल्टरनेटिव जो है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का है, उसके ज़रिए से उसका एग्जामिनेशन हो सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। और जो मैं समझता हूँ अगर मामले को हाई पिच के ऊपर लेके जाया जाए तो ख़ुद कमीशन के मेंबरान जो हैं वो लंदन जा सकते हैं या जेनीवा जा सकते हैं, वहाँ पर उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसका ना आना जो है वो एंड ऑफ द मैटर नहीं है। सही। और हुसैन हक्कानी को जो ECL पे रखा गया है ये सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि हुसैन हक्कानी जो हैं वो इस सिलसिले में इसी उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये उस मेमो के रियल ऑथर हैं। यानी अगर नेशनल सिक्योरिटी को कोई ख़तरा लाहक हुआ तो वो इनके कॉन्डक्ट की वजह से हुआ। और ECL पे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मातहत रखा है, प्रेसिडेंट हाउस में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मातहत नहीं रखा है ना जी। लेकिन कोई वजह है ना वहाँ रखने। बयानात ये भी आ रहे हैं ना कि जी उनके लिए जेल बना दी गई, उनको भी सिक्योरिटी थ्रेट है, कहीं कोई उनको मार ना दे। हमारे मुल्क में तो वो असल में मसला कुछ सर, हमारे मुल्क में तो बयान कुछ और हो, कहा कुछ और जाए और यहाँ पे गवर्नर को मार दिया जाता है। हाँ खैर वो तो आपकी बातें सही हैं, लेकिन देखें ना उनके मुतालिक जो उनको पहले प्रेसिडेंट हाउस में रखा गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में रह रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर तो वो एक सिविलियन की तरीके से ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते जैसे हम और आप गुजार रहे हैं तो ख़तरा ये था कि जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो हमारा सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, वो उनको पकड़ करके उनसे हकीकत ना उगलवा लेते और इन लोगों के बारे में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं आ जाती। ये कहा जा रहा है, मतलब एविडेंस को बचाने के लिए हक्कानी को। हाँ, ये कहा जा रहा है कि हक्कानी को वहाँ इसलिए रखा हुआ है कि अगर वो सिक्योरिटी इदारों के हाथ लग गया और उन्होंने उससे हकीकत उगलवा ली तो मामला जो है वो कहीं और ज़्यादा लंबा ट्रेवल ना कर जाए। ठीक। अच्छा सर, आपकी पार्टी का क्या स्टांस है इस पर? हत्ता कि सबसे पहले खान साहब ने कहा था कि जी मेमो पे होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इस वक्त जो अब तक की जो सिचुएशन है उसके बाद क्या एक स्टांस है आपकी पार्टी का? देखें, ये जो डे टू डे डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें कोई स्टांस ना इवॉल्व होता है ना डेवलप होता है। एक बुनियादी जो स्टांस पार्टी का है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हों हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं और हम किसी किस्म की भी किसी भी इदारे की मुल्क में एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन को अच्छा नहीं समझते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब। टाइम ख़त्म हो गया। नाज़रीन, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब के तव्हां ॿुधो असां अॼोके मामले थे वज़ीर आज़म जे बयान जे हवाले सां, इस्तिस्ना जे हवाले सां ऐं मेमो जे हवाले सां ढेर सारियूं ॻाल्हियूं जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब सां कयूं। पर आख़िर में असां सिर्फ़ु इहो चवंदासीं त मुल्क में जेकॾहिं कानून जी बालादस्ती ऐं इंसाफ़ खे फैलाइणो आहे त उन जे लाइ यकीनन कानूनी तौर ते को कंप्रोमाइज़ न थिए त बहितर आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु जेके क़ौमी सलामती जा मामला आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं असां डील कयूं पिया त असांखे हर सतह ते हिकु ज़िमेदारी जो मुज़ाहिरो करणु घुरिजे, छाकाणि त जेकॾहिं असां फ़र्दनि जे पोयां लॻंदासीं त कहिड़ो फ़र्द सचो आहे, कहिड़ो फ़र्द कूड़ो आहे, हिन खे बचाइणो आहे, हिन खे नाहे बचाइणो, त शायदि पोइ असां इंडिविजुअल इंट्रस्ट खे प्रोटेक्ट कंदा रहंदासीं, कॾहिं बि असां नेशनल इंट्रस्ट खे प्रोटेक्ट करण में कामयाबु न थी सघंदासीं। तिखियूं ॻाल्हियूं एतिरो ई। शौक़त ज़रदारी खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।